हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन के बारे में है कि कम्युनिकेशन होती क्या है। बिहेवियरल साइंस का जो दूसरा लेक्चर हमारा शुरू हो रहा है। तो कम्युनिकेशन सबसे पहले हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन असल में होती क्या है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, फैक्ट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन इज अ व्हीकल फॉर एस्टेब्लिशिंग थेराप्यूटिक रिलेशनशिप विद द पेशेंट। द क्वालिटी ऑफ पेशेंट एंड डॉक्टर रिलेशनशिप डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दैम। तो इसका मतलब यह है कि कम्युनिकेशन जो होती है वो प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए से हम अपने सोच को, अपने एहसासात को, फैक्ट्स को और बाकी की इंफॉर्मेशन जो है उसको ट्रांसमिट करते हैं। कम्युनिकेशन जो होती है वो एक समझे कि एक पहिया होती है क्या पेशेंट और डॉक्टर के बीच में रिलेशनशिप को पैदा करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। और पेशेंट और डॉक्टर की जो तो हमारे पास जो क्या आती है कि कम्युनिकेशन यानी पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, यानी जो रिलेशनशिप क्रिएट करना होता है, उसकी सारी डिपेंडिंग किस पे होती है कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। मतलब एक डॉक्टर है, उसकी पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो उसकी जो कम्युनिकेशन है वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी रिलेशनशिप पेशेंट के साथ ठीक है तो उसकी जो कम्युनिकेशन रहेगी, जैसे हमने कि पढ़ा कि आपकी रिलेशनशिप की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि आपकी कम्युनिकेशन पे, कि आप कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं पेशेंट के साथ। अगली हमारी जो चीज़ आ रही है वो आ रही है कि कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती है। तो पहला हमारे पास आ जाता है सेंडर आ जाता है। सेंडर क्या होती है, सेंडर क्या चीज़ होती है इसको देखते हैं। जनरेट अ मैसेज टू रिलेट विद अदर पर्सन एंड टू अंडरस्टैंड वेरियस सिचुएशन। सेंडर जो होता है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, पर्सन होता है, जो कि क्या करता है, एक मैसेज बनाता है और उस मैसेज के ज़रिए से वो दूसरे पर्सन के साथ जो है वो रिलेशन पैदा करता है। तो सबसे रिलेशन पैदा करता है, ठीक है ना, रिलेट करता है किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए, ठीक है ना। अगली जो हमारी चीज़ है वो मैसेज आ जाती है कि मैसेज क्या होती है, यानी मैसेज जो होता है वो स्टिमुलस होता है जो कि सेंडर बनाता है। मैसेज जो होता है वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, रिटन मटेरियल और आर्ट में भी हो सकते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। फिलहाल हम ये चीज़ें देखते हैं। तो मैसेज क्या होती है, ये एक ऐसा स्टिमुलस होता है जो कि रिसीवर को स्टिमुलेट करता है और ये सेंडर की तरफ से बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चैनल आ जाता है। चैनल द मीडियम थ्रू विच चैनल इज ट्रांसमिटेड। चैनल्स आर विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, यानी जो चैनल होती है हमारे पास, चैनल वो मीडियम होता है जिसके ज़रिए से हम की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। जैसे ये विजुअल के ज़रिए से हो गया, हम कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, या ऑडिटरी के ज़रिए से कोई ट्रांसमिशन या रिसीवर या सेंडिंग हो रही है किसी इंफॉर्मेशन की, तो वो चैनल्स में आ जाती है। उसके बाद आती है रिसीवर। रिसीवर वो आदमी होता है, वो बंदा होता है जो कि क्या करता है, रिसीव करता है मैसेज पर सेंडर की तरफ से, या पर्सन हु रिसीव एंड इंटरप्ट द सेंडर मैसेज, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। आगे जो हमारे पास दूसरी चीज़ आ रही है वो फीडबैक आ रही है। फीडबैक क्या होती है, 5 चीज़ें होती है बेसिकली। एक सेंडर होता है, एक मैसेज होता है, एक रिसीवर होता है, एक चैनल होता है और एक फीडबैक होती है। फीडबैक क्या होती है, इज़ द इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अगर आप देखें तो इज़ द इंफॉर्मेशन द सेंडर रिसीव अबाउट द रिएक्शन टू द मैसेज, यानी फीडबैक वो रिस्पॉन्स होता है, वो रिएक्शन होता है जो सेंडर ने एक मैसेज भेजा है, उस मैसेज का जो रिस्पॉन्स या जो रिएक्शन होता है वो फीडबैक की शक्ल में आता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मेटा कम्युनिकेशन। हमारे पास जो मेटा कम्युनिकेशन है, मेटा कम्युनिकेशन होती है क्या होती है, इट इज़ अ ब्रॉड टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल फैक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ अ मैसेज इज परसीव्ड और इंटरप्ट, यानी वो तमाम टर्म्स इसमें आ जाती है कि किस तरह से एक मैसेज जो है वो असर कर रहा है, रिसीव हो रहा है, इंटरप्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें मेटा कम्युनिकेशन में आ जाती है। ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये मेटा कम्युनिकेशन की जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस कराया था। आगे हम जाते हैं, जो मेन चीज़ है हमारे पास वो वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन की ये 2 टाइप्स है। तो कंपोनेंट्स या टाइप्स बोल सकते हैं, टाइप्स, कंपोनेंट्स तो नहीं बोल सकते, कंपोनेंट्स पहले तो ये होंगे, इसको आप मिटा दीजिएगा। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाती है इसके जो है
तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन विद यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेज और स्पोकन टू दी कम्युनिकेट मैसेज टू अदर पार्टी। यानी जो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम वर्ड्स के ज़रिए से, लैंग्वेज के ज़रिए से, बोलने के ज़रिए से दूसरी पार्टी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। यानी वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है कि जब हम किसी बंदे से बात करते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वर्ड का यूज़ करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। मोस्टली परफॉर्म इज इन अ टू वे, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ये जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो मेनली दो तरह से यूज़ होती है। एक तो ओरल कम्युनिकेशन होती है और एक दो टाइप्स में परफॉर्म होती है। एक ओरल कम्युनिकेशन होती है और एक रिटन कम्युनिकेशन होती है। जो हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन होती है, ओरल, उसमें क्या होता है कि क्या होता है कि हम बंदे के साथ मुंह से बात करते हैं, यानी मुंह से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं उसके साथ, ठीक है। और जो हमारे पास जो रिटन कम्युनिकेशन होता है, किसी लेटर या जो किसी पेज के ऊपर रिटन मैसेज लिखकर उससे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट बिटवीन द टू पर्सन्स विदाउट यूजिंग फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड मूवमेंट, बॉडी लैंग्वेज, posture and gesturing is called verbal communication. So verbal communication की आप टाइप डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि ऐसा कम्युनिकेशन जो कि दो पर्सन के बीच में होता है, जिसमें पर्सन ना तो फेशियल एक्सप्रेशन यूज कर रहा है, ना हैंड मूवमेंट यूज कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज, हैंड मूवमेंट रिटन में आ जाती है, लेकिन मतलब जैसे हम बंदे से बात करते हैं तो उसके वक्त जो हम फेशियल एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं, हैंड मूवमेंट दे रहे होते हैं, यानी बात करते हुए जो हम हाथ को मूवमेंट दे रहे होते हैं, वो फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन में हैंड मूवमेंट्स नहीं होती, इसमें सिर्फ हम ओरल टॉक करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का हम यूज़ नहीं करते, पोस्चर का यूज़ नहीं करते, गेस्चर का यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये वर्बल कम्युनिकेशन हमारे पास आ जाता है। उसके बाद जो वर्बल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर, पहला आता है हमारे पास कल्चर। कल्चर क्या होती है? ज़्यादातर नर्सेज जो होती है वो उनके पास लैक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्युनिकेशन प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद अ पेशेंट। ज़्यादातर नर्सेज जो होती है उनको सही कम्युनिकेशन बनाने के असूल, तरीक़ाकार जो है वो नहीं पता होता कि उन्होंने पेशेंट के साथ कैसे रिलेट करना पड़ता है। तो ज़्यादातर फ्रॉम अदर देन देयर ओवन कल्चर, यानी उनके अपने कल्चर से हटके उनके कल्चर के ज़रिए से, उनका जो पेशेंट का जो कल्चर है उसके कल्चर के हिसाब से ज़्यादातर जो नर्सेज होती है उनको नहीं पता होता कि हमने कैसे, किस प्रिंसिपल से, किस असूल के ज़रिए से, किन असूलों के ज़रिए से और किन तरीक़ों के ज़रिए से हमने पेशेंट के साथ उनके कल्चर के मुताबिक रिलेट करना है, ठीक है। आगे इसकी आती है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है उसके लिए रिक्वायर अमंगेस्ट अदर नॉलेज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ अदर पर्सन कल्चर। फॉर एग्जांपल अ मुस्लिम पेशेंट एडमिटेड इन रमादान इन अ यूके हॉस्पिटल। तो जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है उसके लिए ज़रूरी है कि एक नर्स हो या कोई दूसरा जो डॉक्टर के साथ होता है, या कोई डॉक्टर ही है, डॉक्टर है, नर्स है, जो भी है, उसको चाहिए कि पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसके पास नॉलेज हो, उनकी कल्चर के बारे में, उनकी जो तरीक़ाकार है उनके बारे में उसको कम से कम थोड़ी सी नॉलेज हो। जैसे कि अगर एक मुस्लिम औरत है, वो रमज़ान में किसी यूके हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, तो हमने उसको कैसे ट्रीट करना है, क्योंकि अब यूके का जो सिस्टम है तो वो अलग होता है। यहाँ रमज़ान तो ज़्यादातर मुसलमान होते ही नहीं है, हिंदू और ये गैर मुस्लिम होते हैं, तो इस वजह से रमज़ान जो होती है, यानी मुस्लिम पेशेंट एडमिटेड इन रमज़ान इन यूके हॉस्पिटल, तो ये हमारे पास तो एक कल्चर जो है वो बहुत अहम चीज़ रखती है वर्बल कम्युनिकेशन में, जो कि इफेक्ट करती है आपके जो कम्युनिकेशन। अगर कल्चर, आपके कल्चर के ज़रिए से आप पेशेंट के साथ सही तरह से रिलेट कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसके कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हो। लेकिन अगर कल्चर के ज़रिए से आप ठीक नहीं पेश आ रहे हो उनके साथ, तो वो क्या हो सकता है कि आपका जो कम्युनिकेशन पूरा वो ख़राब हो सकता है इसकी वजह से। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए दूसरे पेशेंट की जो कल्चर है उसका आपको पता होना लाजमी है।
स्पीकिंग की क्लैरिटी है, मतलब आपकी जो स्पीकिंग है, आप जो बोल रहे हैं उसमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लियरली नहीं समझा पाओगे उसको तो पेशेंट आपके साथ चल ही नहीं पाएगा, वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा आपके साथ। एडवांटेजेस क्या है ओरल कम्युनिकेशन की? दो एडवांटेजेस है। एक तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आइडियाज जो है वो दूसरे के तक बड़ी क्विकनेस इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, बड़ी जल्दी तरीके से आप अपने आइडियाज को दूसरे पर्सन के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तीसरी जो आती है वो क्विक फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर थ्रू ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन के जरिए से, अब मिसाल के तौर पर आपने रिटर्न लिखना होता है, रिटर्न आप लिख रहे हो तो आप उसको मैसेज भेजते हो, वो रिसीव करता है, इंटरप्ट करता है, फिर अपने दिमाग में एक मैसेज बनाता है, फिर वो आपको भेजता है, फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। जबकि जो ओरल कम्युनिकेशन में, उसमें आप फेस टू फेस बात कर रहे हो, वो जो आप बोल रहे हो उसका वो रिस्पॉन्स दे रहा है, तो क्विक फीडबैक मिल रहा है आपको। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास लिमिटेशन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन है, लिमिटेशन क्या है? अब कुछ एडवांटेजेस होती है हर चीज़ की और कुछ डिसएडवांटेजेस होती है। तो डिसएडवांटेजेस जो आ रही है, अनफिट फॉर लेंथी मैसेज, अगर मैसेज बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो उसे आप ओरली डायरेक्ट ट्रांसमिट नहीं कर सकते, उसे अपने दिमाग में पहले बनाना होता है, फिर आप उसको दूसरे तक मुंतकिल कर सकते हैं। जैसे रिटर्न में लैक ऑफ रिटर्न प्रूफ मोस्टली इनपुट, लैक ऑफ ओरल कम्युनिकेशन जो होती है वो रिटर्न प्रूफ से रिटर्न प्रूफ उसमें नहीं होता, और इसकी ज़रूरत ज़्यादातर कोर्ट्स में पड़ती है। अगर मिसाल के तौर पर कोर्ट्स में आप जो है जज के साथ ओरली कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपके साथ रिटर्न प्रूफ है ही नहीं, तो वो आपकी जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर बुरा असर डालेगी। लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी ये बहुत अच्छी बेस्ट थिंग है इसमें। मुझे जितना लगता है कि जब औरतें इस मिसाल की हम औरतों को अगर ताकि देखें, तो औरतें जब कहीं से बात सुनती है तो दूसरी औरत को वो जब बात बताती है तो सेम टू सेम बात नहीं बताती, बल्कि बात दो होती है उसमें चार अपनी तरफ से जोड़ देती है, जिसकी वजह से जो उसकी क्लैरिटी होती है, जो चीज़ उसने देखी है वो बिल्कुल तकरीबन 40% तक रह जाती है, बाकी 60% उसकी अपनी एडिशन होती है। और लोग ऐसा तभी करते हैं, इसीलिए करते हैं कि उनकी बात जो है वो वजन बढ़ जाए उसका, इस वजह से करते हैं। फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो फेस टू फेस भी हो सकती है, इंटरव्यू भी हो सकता है, लेक्चर्स भी हो सकती है, टेलीफोनिक टॉक्स भी हो सकता है, टॉक भी हो सकता है, मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस भी हो सकती है। अब आती है दूसरी टाइप जो है वर्बल कम्युनिकेशन की, वो हमारे पास आ जाती है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन, द टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज इन अ रिटन और प्रिंटेड फॉर्म। रिटन कम्युनिकेशन जो होती है, रिटन कम्युनिकेशन, उसमें जब एक बंदा दूसरे बंदे से कम्युनिकेट करता है थ्रू रिटन या किसी प्रिंटेड फॉर्म मैसेज के जरिए से, ठीक है, तो उसे हम रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। एडवांटेज सुटेबल फॉर लॉन्ग लेंथी मैसेज के लिए भी सूटेबल होता है, क्योंकि आप उसे ब्रेन में बनाते हो। किसी सेंडर ने आपको एक मैसेज भेजा, फिर उसके बाद आप उसे ब्रेन में बनाते हो अपने लिए, एक रिटर्न मैसेज लिख के उसे भेजते हो, तो लेंथी मैसेज के लिए भी ये सूटेबल फॉर लेंथी मैसेज। रिटर्न प्रूफ होती है, जाहिर बात है रिटर्न प्रूफ होती है इसमें अंदर क्लियर मैसेज, यानी जो रिटर्न में होता है वो मैसेज क्लियर होता है, जो ओरली कम्युनिकेट हो रहा होता है वो और पूरी तरह क्लियरिटी नहीं होती उसमें। टाइम सेविंग होता है, टाइमिंग सेविंग, हाँ टाइम सेविंग भी होता है, और टाइम सेविंग का थोड़ा सा इशू आ जाता है, क्योंकि जो ओरल कम्युनिकेशन है टाइम सेविंग उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें आप बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर पाते हो, तो टाइम सेविंग सॉरी इसमें नहीं होता। ट्रू एंड इफेक्टिव वो सारा आ जाती है, सही और इफेक्टिव होता है, ठीक है। आगे हम जाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? विदाउट वर्ड्स, जिसमें हम वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। अब और कम्युनिकेशन की दो टाइप्स है, एक ओरल जिसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, और एक नॉन वर्बल होती है जिसमें हम अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते। कम्युनिकेट थ्रू सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉडी गिव अ बॉय गिव अ रोज टू अ गर्ल विदाउट सेइंग एनीथिंग। इसमें बहुत ही अच्छी एग्जांपल इसमें दी हुई है कि कम्युनिकेशन जो होती है, वो कम्युनिकेशन जो सेंडिंग, वो कम्युनिकेशन जो की जाए सेंडिंग, रिसीविंग और रिसीविंग, वो कम्युनिकेशन जिसमें सेंडिंग और रिसीविंग की जाए किसकी? वर्डलेस मैसेज की, जिसके अल्फाज कोई नहीं है, जिसमें अल्फाज कोई नहीं है, तो उसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो नॉन
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन जिसमें सेंडिंग और रिसीविंग की जाती है किसी की वर्डलेस मैसेज की, जिसमें कम्युनिकेट की, जिसके थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है। जैसे एक लड़का है, वो एक लड़की को फूल दे रहा है, उसने अभी तक कुछ बोला नहीं है, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से ही वो लड़की समझ जाती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है। उसके बाद अगर हम देखें फंक्शन, इम्पोर्टेंस, फंक्शन और इम्पोर्टेंस क्या है बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हाउ पीपल इंटरेक्ट विद वन अनदर। People are using around 35% verbal communication and 65% non-verbal communication in daily life। ठीक है, तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ही अहम रोल अदा करती है कि लोग किस तरह एक दूसरे से इंटरेक्ट करें। मोस्टली जो अगर हम देखें तो 35% जो होती है वो वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ की जाती है और 65% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की यूज़ की जाती है डेली लाइफ में। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है मेक कन्वर्सेशन शॉर्ट एंड ब्रीफ बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन विद स्पीकिंग। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो किसी भी कॉन्वर्सेशन को शॉर्ट कर देता है और ब्रीफ बना देता है, यानी छोटी भी हो जाती है और बंदा आसानी से समझ भी सकता है। वो कैसे? क्योंकि उस जो वर्बल कम्युनिकेशन होती है उसमें आप सिर्फ बोल रहे हो। नॉन वर्बल में क्या होता है, जब उसके साथ नॉन वर्बल की एडिशन कर दो तो उसमें बॉडी लैंग्वेज, स्पीकिंग, हैंड मूवमेंट भी एडिशन हो जाती है, तो आप जल्दी किसी को बात समझा सकते हो और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा सकते हो। उसके बाद यू कैन यूज नॉन वर्बल, यू कैन यूज यहाँ पे, हाँ, you can use non-verbal communication with people who don't understand your language like when you visit foreign country। ठीक है, हाँ, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें कहते हैं कि आप जो है वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को तभी यूज़ कर सकते हो जब आपको किसी जगह की लैंग्वेज नहीं पता। मतलब आप फॉरेन कंट्री गए, आपने किसी से रास्ता पूछना है, तो रास्ता पूछते वक्त आपको उनकी ज़बान तो नहीं आ रही, तो आप इशारा से कुछ करके बता के, या कोई बस पूछनी है या कुछ भी पूछना है उससे, तो आप इशारे वगैरह से और बॉडी लैंग्वेज से पूछ लेते हो क्योंकि आपको लैंग्वेज तो आ नहीं रही। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है वो तभी बंदे के लिए काफ़ी ईजी होता है जब बंदा जो काफ़ी हेल्पफुल होता है जब बंदा किसी जगह की लैंग्वेज नहीं जानता। ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए बॉडी लैंग्वेज, योर बॉडी लैंग्वेज इज एज इम्पॉर्टेंट एज यू पेशेंट ड्यूरिंग हिस्ट्री टेकिंग, कीप योर पोस्चर रिलैक्स टू कन्वे क्लैम एटीट्यूड। बॉडी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, एक तो वर्डलेस में। आगे हमने पढ़ना है वो बॉडी लैंग्वेज के बारे में। बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ही सही नहीं है, एक तो मैसेज जो है वो भी वर्डलेस है, ऊपर से अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ही अच्छी नहीं है तो पेशेंट को अंडरस्टैंड करने में बहुत मुश्किल होगी। तो आपने जो अपनी बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो यूज़ तभी होता है, इसमें लिखा हुआ है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोस्टली यूज़ तभी होता है जब डॉक्टर ने अपने बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से पेशेंट तक एक मैसेज कन्वे करना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही अहम होती है कि जब आप पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे हो तो आपने अपने पोस्चर को रिलैक्स रखना है, काम रखना है, ताकि आप एक रेजरिंग यानी अच्छा एटीट्यूड पेशेंट तक पास कर सके। अपने बॉडी लैंग्वेज को आपने ऐसे रखना है जिसके ज़रिए से आप जो पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे हो उस वक्त आपका पोस्चर रिलैक्स हो और आप जो है बहुत ही जो अहम जो यानी जो एटीट्यूड है वो आपका अच्छा उसकी तरफ पहुंचे। ठीक है, आगे जो हम जा रहे हैं, वर्क एट दिस सेम लेवल एज योर पेशेंट, योर facial expression should may convey care and concern। इसमें दो बातें लिखी हुई है कि आप उसी लेवल पे काम करें जिस लेवल पे आपका पेशेंट है। बहुत ही अहम बात है क्योंकि अगर आपका पेशेंट जो है, एक तो उसको इंग्लिश वर्ड्स का पता नहीं और आप उसको इंग्लिश में बोल रहे हो भाई अपने टंग की फ्लेक्शन करो, अपनी नी की एक्सटेंशन करो, ये करो, तो वो क्या करेगा, उसको समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो पेशेंट को जब समझ नहीं आएगी तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। आपकी फेशियल एक्सप्रेशन जो होती है वो कन्वे मैसेज भी कन्वे करती है, बहुत अहम रोल अदा करती है फेशियल एक्सप्रेशन आपकी। आगे हम जाते हैं हैप्टिक और टच। हैप्टिक और टच, हैप्टिक कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेटिंग
by touch or haptic is the characteristic of non-verbal communication and used when we come into physical contact with other people. We use handshake to gain trust and introduce ourselves, giving a warm beer hug. तो हैप्टिक और टच जो है ये नॉन वर्बल के। अब हम आते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से, जैसे हमने वर्बल कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स पढ़े कि किन किन तरीकों से जो है कम्युनिकेशन होती है, जिसमें सेंडर रिसीवर वो चीज़ें आ जाती है। इस तरह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भी कंपोनेंट्स है कि किन किन तरीकों से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो इसमें पहला जो आ जाता है हमारे पास वो हैप्टिक बॉडी लैंग्वेज भी है, दूसरा हमारे पास हैप्टिक और टच आ जाता है। हैप्टिक जो होती है, हैप्टिक और टच, हैप्टिक का मतलब टच ही होता है। हैप्टिक कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप टच के जरिए से कम्युनिकेट करते हो। टच या हैप्टिक कम्युनिकेशन जो होती है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत ही अहम रोल अदा करती है जब आप किसी से फिजिकली कांटेक्ट हो रहे हो, यानी कोई दूसरा पीपल है उसके साथ, कोई दूसरा बंदा है उसके साथ आप फिजिकली कांटेक्ट कर रहे हो, तो उस वक्त आपको हैप्टिक और टच की ज़रूरत होती है, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का क्या है, कंटेंट है। जैसे एग्जांपल दी हुई है, जब हम हैंडशेक करते हैं एक दूसरे का ट्रस्ट गेन करने के लिए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए किसी पर्सन से, आप हैंडशेक नहीं करोगे, ऐसा ही बुत की तरह खड़े रहोगे, उसको समझ कैसे आएगा वो कहना क्या चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, कुछ समझ नहीं आएगा। गिविंग अ वार्म बियर हग अच्छी एग्जांपल है। जब आप किसी से हग लेते हो तो उस वक्त भी हैप्टिक और टच जो है वर्डलेस मैसेज होता है, हैप्टिक और टच के जरिए से आप नॉन वर्बली उससे कम्युनिकेट कर रहे हो। उसके बाद आ जाती है हमारे पास आई कांटेक्ट। द वे यू लुक एट समवन कैन कम्युनिकेट मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, अफेक्शन, हॉस्टिलिटी और अट्रैक्शन। जब आपकी जो नज़र है, जिस तरीके से आप किसी को देख रहे हो, वो समवन कैन कम्युनिकेट मैनी थिंग। उस आपकी नज़र ही, आपकी नज़र, आप अपने नज़रों के ज़रिए से ही काफ़ी सारी चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे बंदे के साथ। जैसे इंटरेस्ट हो गया, आपको वो अच्छा लगता है, अफेक्शन हो गई, हॉस्टिलिटी हो गई या अट्रैक्शन हो गई, आपको वो सारे मिसाल के तौर पर आप उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप अपनी नज़रों के ज़रिए से, बिना वर्डलेस मैसेज के, आप अपने आंखों के ज़रिए से, अपनी नज़रों के ज़रिए से, अपने आई कांटेक्ट के ज़रिए से आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई कांटेक्ट है उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गया, अफेक्शन, हॉस्टिलिटी, अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। आई कांटेक्ट ऑल्सो एस्टेब्लिश द नेचर ऑफ अ रिलेशनशिप। आई कांटेक्ट जब अच्छा है तो वो भी एक रिलेशनशिप का नेचर को इस्टेब्लिश करता है। अगर आपकी आई कांटेक्ट अच्छी नहीं है तो आपका रिलेशनशिप भी अच्छा नहीं होगा। आप आई कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप कैसे कह सकते हो कि ये रिलेशनशिप एक अच्छा है। अमेरिकन कल्चर में आई कांटेक्ट मेंटेन करने को एक रिस्पेक्ट कहा जाता है, इंडिकेट इंटरेस्ट। हाँ, ये ठीक है, अमेरिकन कल्चर जो उसमें आई कांटेक्ट जो होती है वो एज ए रिस्पेक्ट है या एज ए इंटरेस्ट, पसंद है वो आपको बंदा, या एज ए रिस्पेक्ट आप बंदे को देते हैं। लेकिन जो कुछ कल्चर जैसे ज़्यादातर कल्चर ऐसे, कुछ नहीं बल्कि ज़्यादातर ऐसे जिसमें आंखों का जो आई कांटेक्ट रखना तो वो बुरा समझा जाता है, वो इज्जत के खिलाफ समझा जाता है, तो इसी वजह से। लेकिन आई कांटेक्ट जो है वो नॉन वर्बली कम्युनिकेशन में बहुत ही अहम रोल अदा करती है। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाती है फेशियल एक्सप्रेशन। तो facial expression can communicate happiness, sadness, anger or fear. The human face is extremely expressive, able to express countless emotions without saying a word. ये चीज़ बहुत अच्छी है इसमें कि आपकी फेशियल एक्सप्रेशन जो होती है, यानी आप जो है वो बोल नहीं रहे हो, आप खुश हो रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो, उससे आप अगर स्माइल भी नहीं कर रहे, वर्डलेस मैसेज भी है, तो उस बंदे को पता चलेगा कि उसकी फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है। आप अगर स्माइल कर रहे हो, किसी बंदे को वर्डलेस मैसेज है, आप स्माइल दे रहे हो, तो मतलब आप खुश हो। आप गुस्सा हो रहे हो तो किसी को पता ही नहीं चलेगा आप गुस्सा कहाँ से हो रहा हो। आप ऊपर से फेशियल एक्सप्रेशन भी आपकी चेंज नहीं हो रहा हो, एक तो वर्डलेस मैसेज है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई समझेगा ही नहीं। सैड हो तो सैड में आपकी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है और ऊपर से वर्डलेस मैसेज है। अगर आपका वर्डलेस मैसेज है तो उसमें आप फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, इन चीज़ों से काम लोगे। ठीक है,
तो जो कुछ हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा एक जल्दी से रिव्यू दे देते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा कि वो प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए से आप अपने थॉट्स को ट्रांसमिट करते हो, फीलिंग्स, फैक्ट्स और ये वगैरह। कम्युनिकेशन जो होती है एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए व्हीकल का काम करती है। उसके बाद आपकी पेशेंट और डॉक्टर के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो रिलेशनशिप है, उनकी क्वालिटी सारी कम्युनिकेशन पे, कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। कम्युनिकेशन इसमें कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाती है, सेंडर मैसेज, सेंडर वो जो मैसेज जनरेट करता है रिसीवर को देने के लिए, और किसी भी वेरी सिचुएशन को समझने के लिए मैसेज जो कि एक स्टिमुलस होता है जो कि सेंडर की तरफ से बनाया जाता है, या तो रिटर्न फॉर्म में होता है। ये ओरली कम्युनिकेशन आर्ट मार्शल मटेरियल से आर्ट्स की शक्ल में होता है। चैनल्स मीडियम जिसके जरिए से जो मैसेज है वो सेंड किया जा रहा है। रिसीवर क्या होता है, वो पर्सन जो कि रिसीव करता है मैसेज, सेंडर के जरिए फीडबैक जो कि रिस्पॉन्स आता है रिसीवर की तरफ से सेंडर को। मेटा कम्युनिकेशन हमने पढ़ा कि ब्रॉड टर्म है कम्युनिकेशन की, जिसमें आप समझते हो कि किस तरह की आपका मैसेज जो है वो रिसीवर की तरफ इन्फ्लुएंस कर रहा है, असर कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें समझ बैट्सन और कॉलेजेस इन्होंने ये कंडक्ट किया था, मेटा कम्युनिकेशन को इंट्रोड्यूस कराया था। वर्बल कम्युनिकेशन अगर हम देखें तो वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो कम्युनिकेशन जिसमें आप कम्युनिकेट करते हो वर्ड्स के जरिए से, रिटर्न वर्ड्स के जरिए से, लैंग्वेज के जरिए से, स्पोकन के जरिए से। इसमें वर्ड पर कम्युनिकेशन यानी ओरली कम्युनिकेट करते हो, रिटर्न कम्युनिकेशन करते हो आप। कम्युनिकेशन जब कम्युनिकेशन होती है दो पर्सन के बीच विदाउट फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, गेस्चर, इसके तो इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। फैक्टर्स कल्चर डिपेंड करती है, कल्चर एक पेशेंट एक डॉक्टर को पेशेंट के कल्चर के बारे में पता होना लाजमी है। कल्चर पता नहीं होगा तो आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। आप अपने तरीके से, आप अपने कल्चर के हिसाब से उससे कम्युनिकेट कर रहे हो तो नहीं कर पाओगे। आपकी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव तभी बनती है जब आपके पास पेशेंट के कल्चर और उसकी रवाज तौर तरीके की नॉलेज हो। लैंग्वेज बहुत अहम रोल अदा करती है। हमने जैसा पढ़ा कि डॉक्टर या नर्सेस को क्या लैंग्वेज में एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट ना हो तो कम से कम इतनी आती है जो कि अपनी बात उसको समझा सके या खुद समझ सके। और कंटेंट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने पढ़ा कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में दूसरी हमने पढ़ी, ये सारी सिंपल है। उसके अलावा हमने उसमें पढ़ी फैक्टर्स क्या क्या हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसके। रिटर्न कम्युनिकेशन हमने पढ़ा, वो टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं रिटर्न फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में। एडवांटेजेस हमने पढ़ी इसमें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जो कि एक वर्डलेस मैसेज होता है जिसमें सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे एक बॉय है वो लड़की को बोल दे रहा है फंक्शन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है वो तकरीबन 35% वर्बल कम्युनिकेशन और 65% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को तभी बहुत अहम मदद देती है जब आप किसी जगह की लैंग्वेज नहीं जानते तो आप इशारों के ज़रिए से और फॉरेन कंट्रीज़ में। और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो कन्वर्सेशन को शॉर्ट कर देती है और ब्रीफ बना देती है, क्योंकि आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के साथ नॉन वर्बल एडिशन हो जाती है। बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत अहम रोल अदा करती है। आपका बॉडी लैंग्वेज ही सही नहीं है, एक तो वर्डलेस मैसेज है और आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है तो पेशेंट को समझ ही नहीं आएगा। आप अपनी पोस्चर को कन्वे काम रखें ताकि आपका एटीट्यूड अच्छा एटीट्यूड पेशेंट की तरफ पास हो। वर्क एट द सेम लेवल, उसी लेवल पे काम करें जहाँ पे जिस पे पेशेंट आपको समझ सके। आपके फेशियल एक्सप्रेशन अच्छी होनी चाहिए। हैप्टिक और टच नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कंटेंट में आ जाती है। हैप्टिक वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम टच का यूज़ करते हैं। टच जो होती है हैप्टिक वो कैरेक्टरिस्टिक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जिसमें आप फिजिकली, और वो तभी यूज़ होती है जब आप फिजिकली कॉन्टैक्ट कर रहे हो, वर्डलेस मैसेज है आपका। जैसे वो बियर हग हो गया, हैंडशेक करते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आई कांटेक्ट जो होती है वो आई कांटेक्ट के ज़रिए से आप काफ़ी सारी चीज़ें दूसरे रिसीवर तक पहुंचा सकते हो, जैसा अफेक्शन, अट्रैक्शन, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें। हॉस्टाइलिटी। आई कांटेक्ट जो होती है वो एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने में अहम रोल अदा करती है। फेशियल एक्सप्रेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशन ही अच्छे नहीं है, आपका वर्डलेस मैसेज है कि आप हैप्पी हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन हैप्पी नहीं है, तो बंदे को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि आपका एक तो आपका मैसेज ही वर्डलेस है। आप सैड है तो दूसरे को समझ ही नहीं आएगा। आप एंगर है तो फेशियल एक्सप्रेशन अहम रोल अदा करती है। इंसान का जो फेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है, काफ़ी तरह के एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। तो ये भी